Okay, today's topic is equations of state. In physics and thermodynamics, an equation of state is a thermodynamic equation relating state variables which describe the state of matter under a given set of physical conditions such as pressure, volume, temperature और internal energy. इक्वेशन ऑफ स्टेट हम से हमें पता चलता है कि गिवन फिज़िकल कंडीशन में यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी जब चेंज होती है तो इस वजह से एक मैटर की जो स्टेट है उसमें क्या क्या चेंजेस आती है. And equations of state also tell us about the properties of fluids, mixtures of fluids, solids, and the interior of stars. These are the some uses of the equations of state. And then the next one is, at present there is no single equation of state that accurately predicts the properties of all substances under all conditions. Okay, nowadays जो है कोई इस तरह का सिंगल इक्वेशन नहीं है जिससे हमें अकोरेटली पता चले, जो हमें प्रेडिक्ट करे उस मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका हमें बताए. लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टेट है जिससे हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो आइडियल गैस ला है तो वो मोस्टली जो है लो प्रेशर पे और मॉडरेट टेम्परेचर पे वो मोस्टली गैसेस उसको फॉलो करती है. लेकिन जब आप कंडीशन चेंज कर लो, हाई प्रेशर ले लो और लो टेम्परेचर ले लो, तो उससे क्या होता है, ज़्यादातर गैसेस जो है इस गैस जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है दैट इज़ आइडियल गैस ला पर ही मोस्टली गैसेस इसको फॉलो नहीं करती. ठीक है, तो कंडीशन चेंज होने से, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से फिर गैसेस जो है इस आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती. ओके, बॉयल्स लॉ वाज द फर्स्ट परहैप्स द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ स्टेट. बॉयल्स लॉ जो है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है, फर्स्ट टाइम जो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है डिफरेंट टाइप कंडीशन के लिए जो बनाई गई, दैट वाज बॉयल्स लॉ. ये 1662 में रॉबर्ट बॉयल वाज द साइंटिस्ट who gave the relationship between the pressure and volume of a fixed mass of a gas at constant temperature. Now, what was the statement of Boyle's law? So, its statement is, at constant temperature, volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied on it. कि क्या मतलब है इसका, कि जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस केस में आपका जो गिवन गैस है उसका वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा. तो मतलब ये कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाते हो तो उससे क्या होता है, जो गिवन गैस है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. सो वॉल्यूम विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. And for proportionality constant we will write there k. So k is the proportionality constant and this equation will become PV is equal to k. Okay, by rearranging this equation, so it will become PV is equal to k, and here k is the proportionality constant. So for initial state, when the reaction is at the starting point, so in that case it will be P1 V1 is equal to K1, and for final state it will become P2 V2 is equal to K2. Okay, and since this is for a single reaction, so when we write this in this way, that is K1 is equal to K2, so by writing K1 and K2 value, it will become P1 V1 is equal to P2 V2, and this is the Boyle's law equation. Now its graphical verification, how can we explain it by a graph? So for that purpose we will make a graph, and the graph will be plotted between the volume and pressure. ग्राफ को जो है हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. सो इस केस में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी कॉल्ड आइसोथर्म. आइसोथर्म उस ग्राफ को कहते हैं जो एट द सेम टेम्परेचर पे बनाया जाए. वो कंडीशन जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस केस में जो आपके पास ग्राफ बनता है वो
उसको कहते हैं आइसोथर्म, ठीक है। एंड अगर आप इसमें देखो तो ये जो ग्राफ बना है ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। हाइपरबोला मीन कि जब आप एक ग्राफ बनाते हो और उसमें जो उस दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो रिलेशन हो वो इन्वर्सली रिलेटेड हो, मतलब कि एक के कम होने से दूसरा इंक्रीज़ हो रहा हो। सो उस केस में जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला टाइप होगा। ओके, बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए उसने क्या किया, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक सिलेंडर लेके उसमें सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन लिया और उसमें एक गैस लिया, ठीक है। उसी सिलेंडर के साथ उसने एक मोनोमीटर को कनेक्ट किया। मोनोमीटर का क्या काम होता है? मोनोमीटर का काम प्रेशर को रीड करना, उसको कैलकुलेट करना कि गिवन प्रेशर पे आपके पास जो सिलेंडर में गैस है उसमें उसकी प्रेशर कितनी है। तो मोनोमीटर क्या करता है, उसकी रीडिंग देता है। अच्छा, फर्स्ट में उसने क्या किया कि एक ओके फर्स्ट टाइम उसने क्या किया कि उसी सिलेंडर में से गैस लेके उसने 1 वेट उस पर रखा। तो उस केस में जो सिलेंडर का वॉल्यूम था दैट वाज 1 dm³, ठीक है। लेकिन और उसी केस में जो प्रेशर था दैट वाज 2 एटमॉस्फेयर। अच्छा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसी सिलेंडर जो गैस का सिलेंडर था उसमें 2 वेट्स रखे। तो उस केस में जो वॉल्यूम था दैट वाज 1/2 dm³ के जो वॉल्यूम था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में से अब वो हाफ हो गया। और उस केस में जो प्रेशर था वो 4 एटमॉस्फेयर हो गया। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के करीब आए उसका वॉल्यूम कम हुआ तो उसकी वजह से उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसी गैस को जो है उसमें 3 वेट्स लिए। तो चूंकि मूवेबल पिस्टन था तो उससे क्या हुआ, उस गैस का जो वॉल्यूम था वो 1/3 dm³ हुआ। और उसका प्रेशर जो था अब वो 6 एटमॉस्फेयर हो गया। और इससे उसने ये वेरीफाई किया कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर होता है, कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर लो तो उससे क्या होता है, जो गैस हो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, आफ्टर बॉयल्स लॉ प्रेडिक्शन, उसकी जो स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट थी बॉयल्स की, उसके बाद चार्ल्स ने 1787 में वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो एक रिलेशन निकाला कि जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट मास हो तो उस कंडीशन में जो गैस गिवन गैस हो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन के द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लो तो उससे क्या होगा, गिवन गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लो तो उससे क्या होगा, गिवन गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड चूँकि प्रोपोर्शनलिटी निशान को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, सो V इज़ इक्वल टू KT, के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। So by rearranging this equation, it will become V divided by T is equal to K, and K is the proportionality constant. So for initial state, जब आप रिएक्शन को रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हो, सो फर्स्ट रीडिंग आपके पास जो होगी वो इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। उस इनिशियल स्टेट के लिए यही इक्वेशन आप इस तरह लोगे, V1 divided by T1 is equal to K1, and for final state it will become V2 divided by T2 is equal to K2, and V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2 is the Charles equation. Okay, now how can we experimentally verify it? So for experimentally verification, as a laboratory experiment is done, इसी इक्वेशन को जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए चार्ल्स ने क्या किया, एक लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूव हुआ। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? सो उसमें क्या किया कि
उसने द पिस्टन एंड वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर इंसुलेटर्स वाइल इट्स बेस इज हीट कंडक्टर। उसने एक सिलेंडर लिया जिसका जो वॉल्स थे वो क्या थे, वो इंसुलेटर थे, लेकिन उसका जो बेस था, नीचे जो तह थी उसकी, वो हीट कंडक्टर थी। ठीक है, तो फर्स्ट उसने जो इनिशियल स्टेट में उसने क्या किया, एक मूवेबल पिस्टन लेके उसको विदाउट हीट जो है उसका वॉल्यूम नोट किया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, उसको हीट दी। तो हीट देने से क्या हुआ, उसका जो वॉल्यूम था, चूँकि उसके जो वॉल्स थे वो इंसुलेटर थे, लेकिन जो बेस थी वो कंडक्टर थी, तो क्या हुआ, हीट को देने से उसका जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ हुआ और उसका वॉल्यूम जो है V1 से V2 हो गया। ओके, अब इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इन्हीं रीडिंग्स को जब उसने एक ग्राफ के फॉर्म में शो किया टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रा करने से, तो मालूम हुआ कि जो ग्राफ बनता है उस केस में वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन उस केस में बनता है जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब आप ग्राफ बनाते होते हो और उसमें जो है डायरेक्ट वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मीन के एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा भी इंक्रीज़ हो, एक के डिक्रीज़ होने से दूसरा भी डिक्रीज़ हो, तो उस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो इससे ये प्रूव किया चार्ल्स ने कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और मास के वो एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। Okay, now Avogadro law. So Avogadro law is also one of the equations of state, and this law said that equal volumes of ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. के Avogadro law में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैसेस का वॉल्यूम होगा वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे चूँकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है मोस्टली हम 273 केल्विन लेते हैं और जो प्रेशर है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 dm³। ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ गैस contain Avogadro number of particles. So at standard temperature and pressure it will be the number of molecules will be 6.02 into 10 raised to the power 23। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 dm³ एंड at that condition the number of molecules will be 6.02 into 10 raised to the power 23। Okay, then next equation of state is Dalton law of partial pressure. And according to this law, total pressure of a mixture of gases is the sum of partial pressures of all the gases present in it. For example, कि हमारे पास अगर 3 types of gases है, उसका अपना अपना प्रेशर है P1, P2 एंड P3। हमारे पास 3 कंटेनर्स हो, उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हो और हर एक का डिफरेंट जो है प्रेशर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंटेनर 1 है उसमें जो गैस है उसका प्रेशर P1 हो, कंटेनर 2 का जो प्रेशर हो दैट विल बी P2 एंड कंटेनर 3 है वो प्रेशर ऑफ P3। तो इन तीनों गैसेस को हम जब लेके एक ही कंटेनर में डालेंगे तो उस केस में जो हमारे पास प्रेशर होगा वो इन तीनों के समेशन, इनको ऐड करने से जो प्रेशर आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस केस में जब आप इसको अलग अलग लेते हो उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर एंड दैट इज़ द प्रेशर ऑफ अ गैस इन द मिक्सचर। ठीक है, इस केस में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो वाइल टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज़ द सम ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर। और टोटल प्रेशर जब आप इसको एक ही कंटेनर में डाल लेते हो तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो इन्हीं पार्शियल प्रेशर के को सम करने से आएगा और वो इसके इक्वल होगा। Okay, now ideal gas equation, and it is also called general gas equation. So
and the combined equation of four variables, that is volume, pressure, temperature and number of moles of a gas, is known as general gas equation or ideal gas equation. इन्हीं फोर वेरिएबल से को मिला के जो इक्वेशन बनती है दैट विल बी जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन. तो अब इसकी हमने डेरिवेशन करनी है कि किस तरह जो है आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं. तो इसकी डेरिवेशन के लिए जो पहले हमने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ पढ़े, इन्हीं के जो मैथमेटिकल फॉर्म्स है, फार्मूलाज है, इसी से हम इसको डिराइव करेंगे. ठीक है. बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? दैट वाज वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स. के कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल पे क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली रिलेटेड होता है. एंड द सेकंड वाज चार्ल्स लॉ. उसमें क्या था कि वॉल्यूम of the fixed mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. constant pressure पे volume जो है वो temperature के directly proportional होता है. And the last one was Avogadro law. And its statement was volume of a gas is directly proportional to its number of moles at constant temperature and pressure. So that is V is directly proportional to N. Okay, now by combining all these three equations, इन्हीं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इन्हीं तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p and t and n. First one is 1/p for Boyle's law, t for Charles and n for Avogadro law. तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी निशान को हटाने के लिए कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ आर. एंड आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट. आर जो है यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट इसको कहते हैं. और लास्ट में जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज़ वी इज़ इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई पी एन. तो अब हमने इसको रीअरेंज करके आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में लाना है. तो P चूँकि डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में इसको दूसरे साइड पर ले आएंगे. तो ये हो जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू आर टी एन. ओके, तो रीअरेंज करने से ये इक्वेशन जो है हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है. एंड पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी. एंड दिस इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन. इसको जो है जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं. अच्छा, अब इसमें जो है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी. तो अगर एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 हो तो उस केस में यही इक्वेशन जो है ये पी वी इज़ इक्वल टू आर टी के फॉर्म में हो जाएगी. बिकॉज n इज़ इक्वल टू 1 सो इट विल बिकम पी वी इज़ इक्वल टू आर टी. ओके, आइडियल गैस इक्वेशन के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी जो है डिफरेंट रीअरेंजमेंट करके डिफरेंट फॉर्म्स निकाली. तो इसके बाद जो है डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट हुई. So these different equation of state are non-cubic equation of state, Dietrich equation of state, virial equation of state, the BWR equation of state, Lee-Kessler equation of state, soft equation of state, the multi-parameter equation of state, cubic equation of state, and the last one is van der Waal equation of state. So I already explained van der Waal equation, so it is also a type of equation of state. Okay, now the last one is what are the applications of equation of state. So its first application is that these equations are used for to know about to describe the transition of different crystalline forms from one state to another. कि जब जो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन स्टेट्स होती है सॉलिड्स की, तो जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन कर रही होती है, चेंज होती है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यही डिफरेंट जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज़ होती है. इसके अलावा जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट आर यूज्ड इन प्रॉब्लम सच एज पेट्रोलियम गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन. जो पेट्रोलियम गैस है उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो लिक्विड इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस होती है उसमें भी जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन स्टेट यूज़ होती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्टेट.